नमस्कार। हमारे कार्यक्रम द न्यूज़ यूनिट जीवन में एक पड़ाव ऐसा भी आता है जब हमें सहायता की आवश्यकता होती है। घर परिवार में यह सहायता सुलभ तरीके से मिल जाती है, इससे जीवन आसान हो जाता है। भारतवर्ष में कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बुजुर्गों की जुड़ी हुई कई घटनाएं सुनने को मिलती है। इसके लिए भारत सरकार और राज्य सरकार भी ऐसे लोगों को जीवन को आसान बनाने के लिए कई प्रकार की योजनाओं का संचालन और छूट प्रदान करती है, जिससे उन्हें मदद मिल सके। और उन बुजुर्गों की समस्या को समझने के लिए इस कार्यक्रम में हमने एक अहम बिंदु के साथ हम चर्चा करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं सीनियर सिटीजन, उनके विषय में बात करेंगे, उनकी समस्याओं के बारे में जानेंगे। हमारे साथ है एडवोकेट रितु दुबे, पार्टिसिपेटिंग इन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इन दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ दिल्ली, NCR member of Supreme Court, High Court Delhi and High Court Jharkhand. Proceeding of the Nyay Bodh Foundation registered a trust working for marginalized and unprivileged section of the society and associate with various organizations, corporates and NGOs. तो रितु जी हमें विस्तार से बताइए कि बुजुर्गों को किस एक्ट में रखा गया और बुजुर्गों को ध्यान समाज में कैसे करना चाहिए, सरकार इसे कैसे परिभाषित करती है। बहुत अच्छा सवाल है। इस एक्ट के अंदर मेंटेनेंस एंड वेलफेयर फॉर सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के अंदर कौन कौन को शामिल किया गया है, इसकी किस किस चीजों को परिभाषित किया गया है। तो इस एक्ट के अंदर पेरेंट्स को, चाइल्ड को, रिलेटिव को बहुत अच्छे से परिभाषित किया गया है। कौन होते हैं पेरेंट्स में, चाहे वो अडॉप्टिव पेरेंट्स हो, चाहे वो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हो, स्टेप पेरेंट्स हो। वैसे ही स्टेप डॉटर और सन, बायोलॉजिकल डॉटर और सन। रिलेटिव्स में वो रिलेटिव्स जो कि बुजुर्ग की संपत्ति के दावेदार होते हैं उनकी मृत्यु के बाद, तो उनकी जिम्मेदारी होती है अगर कि वो बुजुर्गों की, वरिष्ठ नागरिकों की भरण पोषण की जिम्मेदारी उठाएं, उनकी सहायता करें, उनकी हर जरूरतों का ध्यान रखें। जो एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए जो जरूरत होती है उसको एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होता है, जो जिसमें वो जी रहे थे, उसी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में उनको रखने की कोशिश करनी चाहिए। और ये दायित्व तो उन रिलेटिव्स की भी है, इससे वो इनकार नहीं कर सकते। किसी बुजुर्ग के साथ अगर कुछ अमानवीय व्यवहार हो रहा है घर में, चाहे वो उनके अपने बच्चों के द्वारा हो, चाहे वो रिलेटिव्स के द्वारा हो या कोई और, तो वो इस एक्ट के अंदर तो वो बुजुर्ग खुद जाके अपने एक एप्लीकेशन लिखकर वो ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं। ट्राइब्यूनल में जुरिसडिक्शन जहाँ वो रहते हैं, इसका जुरिसडिक्शन भी डिसाइड किया, क्षेत्र सीमा भी डिसाइडेड है कि बुजुर्ग या तो से पहले जहाँ रहते हैं वहाँ के ट्राइब्यूनल में भी जा सकते हैं, अभी जहाँ पे खुद करंट में जहाँ रह रहे हैं वहाँ के भी ट्राइब्यूनल में शिकायत कर सकते हैं। तो एक शिकायत को अपने एक प्लेन पेपर पे लिख के भी वो लेके जाके जमा कर सकते हैं और अपनी सारी समस्याओं को विस्तार से उसमें लिख सकते हैं अपने एप्लीकेशन में। या फिर किसी वकील को वो चाहे तो हायर कर सकते हैं, या किसी रिलेटिव्स के द्वारा भी कर सकते हैं, किसी दोस्त के थ्रू करा सकते हैं अगर इनकैपेबल है तो। आपकी बात हमें समझ में आ गई है, लेकिन कितना समय लगता है इस तरह के केसेस में? इसमें जो समय सीमा है वो बहुत छोटी है। ट्राइब्यूनल के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो सारे अपने प्रोसीजर को फॉलो करते हुए वो 90 दिन के अंदर आदेश पारित करे। तो सबसे पहले क्या होता है, जब हम अपना एप्लीकेशन जाता है सीनियर सिटीजन का ट्राइब्यूनल के पास, तो वो बच्चों को नोटिस भेजते हैं, उन्हें बुलाते हैं, फिर इंक्वायरी होती है। बच्चों को भी या रिलेटिव्स जो भी हैं, जो भी डिफेंडेंट हैं, उनको पूरा मौका दिया जाता है अपनी बात कहने का नेचुरल जस्टिस के तहत। और उन सब समझने के बाद ट्राइब्यूनल बुजुर्ग के हक में फैसला देती है कि नहीं, अभी अगर बच्चों की ये जिम्मेदारी है, चाहे अगर 2-3 बच्चे हैं तो इन सब की जिम्मेदारी है उनके उसी अनुपात में जिस अनुपात में उनकी इनकम हो रही है, उनकी आमदनी होती है। जैसे हम ले सकते हैं एग्जाम्पल कि मान लो 3 बेटे हैं, 2 बेटे वेल ऑफ हैं, अच्छे पोजीशन पे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, एक बेटा है जिसकी आमदनी थोड़ी कम है। तो कोर्ट जो ट्राइब्यूनल जो फैसला करेगी वो उसी अनुपात में करेगी कि जो बड़े 2 हैं उनको ज्यादा लायबिलिटी होगी, छोटे की उसकी आमदनी के अनुसार उसका फिक्स होगा। जब तक केस ट्राइब्यूनल के पास ये भी पावर होता है कि जब तक ये केस चल रहा है तब तक वो इंटरिम मेंटेनेंस का भी प्रावधान है, वो उसको पारित कर सकती है, आदेश दे सकती है इंटरिम मेंटेनेंस का कि जब तक केस चल रहा है
तब तक उन बुजुर्ग को उनके भरण पोषण के लिए एक खास अमाउंट दिया जाए। जैसे कि 2007 में 10,000 था, अब जो 2019 में जो इसमें प्रावधान में जो चेंजेस की गई हैं, जो बदलाव किए गए हैं, अमेंडमेंट किए गए हैं, उसके तहत इसकी लिमिट को बढ़ा दिया गया है। इसकी कोई 10,000 की लिमिट नहीं है। तो ये ताकि जब तक केस डिसाइड नहीं हो, बुजुर्ग अपने पूरी तरह से अच्छे से अपनी जिंदगी यापन कर सके। 90 दिन के बाद अगर बहुत जरूरत है या कोर्ट समझती है कि जो उसके सामने जो तथ्य रखे गए हैं वो मानने लायक हैं, तो उसको और 30 दिन के लिए बढ़ा दिया जाता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। आपकी नजर में कोई ऐसे केस है जो बुजुर्गों पर अमानवीय व्यवहार हुए हो तो हमें जरूर बताइए। बॉम्बे हाईकोर्ट का केस है। 2005 में एक बुजुर्ग दंपति थे जो कि 50 साल की उम्र में एक इन्वेस्टमेंट किया, एक घर खरीदा। उनके 2 बच्चे थे, वो साथ रहने लगे, बच्चे बड़े हुए। जब बुजुर्ग 2018 में उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद जो उनकी पत्नी थी, उनके साथ जो छोटे बेटे बहू रहते थे, वो उस प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने के लिए उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगे, उनके साथ उनको मानसिक प्रताड़ना देने लगे। परेशान होकर उस बुजुर्ग महिला ने ट्राइब्यूनल का सहारा लिया। ट्राइब्यूनल ने उन 15 दिन के अंदर उन बच्चों को, दोनों पति पत्नी को, मतलब उनके बेटे और बहू को, उस घर को खाली करने का आदेश पारित कर दिया। उसके अगेंस्ट में वो बॉम्बे हाई कोर्ट में उन लोगों ने अपील की और बॉम्बे हाई कोर्ट ने फिर से केस को सुना और उन्होंने जो ट्राइब्यूनल ने जो फैसला किया था उसी फैसले को मानते हुए उनको आदेश दिया कि आप बुजुर्ग महिला के घर को खाली कर दें, क्योंकि ये उनके पति की संपत्ति है, उनकी अपनी संपत्ति है और उसमें आपका कोई हक नहीं है। तो ऐसे कई केस आते हैं हमारे पास। एक आपका दिल्ली हाई कोर्ट का भी ऐसे ही कोई केस है जिसमें कि आपको संपत्ति ज्वाइंट, जिसमें कि बेटे ने रिट पिटीशन फाइल किया था जब हाई कोर्ट में ट्राइब्यूनल के आदेश पारित करने के अपील में गया। वहाँ पे उसने अपने तो खुद उसने रिट फाइल की, साथ साथ अपने बेटे को भी रिट फाइल कराया, क्योंकि उनका मेन जो मकसद था वो था जो कि ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी है और इसमें इन्हें हिस्सा चाहिए। और लेकिन कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने इसको बहुत ही गहराई से देखा, उसको समझा और उन्होंने फैसला किया कि नहीं, जो ट्रिब्यूनल ने जो फैसला दिया है वही सही है, इसमें आपका कोई हक नहीं है और आपको इस घर को छोड़ के जाना होगा। ये सारी चीजें इसलिए ताकि उस बुजुर्ग की जो संपत्ति है, जो बुजुर्ग का जो जीवन है, वो सही तरीके से चल सके, उनकी संपत्ति की सुरक्षा हो सके। रितु जी, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस तरह की घटनाओं को आप किस नजर से देखती हैं, आपका क्या राय है? देखिए, ये हर एक स्टेट की भी जिम्मेदारी है, हमारे राज्य की भी जिम्मेदारी है कि इस तरह के नियम बनाए जिसके तहत बुजुर्गों की संपत्ति की सही सुरक्षा हो सके, क्योंकि जिस उस उम्र में बुजुर्ग अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए सक्षम नहीं होते हैं, उन्हें एक आश्रित, कोई ना कोई सहारे की जरूरत होती है जिनके ऊपर वो आश्रित हो सके और जो इनके सही तरीके से देखभाल कर सके। कानून तो एक चीज है, लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि सिर्फ कानून ही कुछ नहीं कर सकता, हमें अपने समाज में भी बदलाव लाने की जरूरत है। जो लोगों की मानसिकता जो आज के दौर में स्वार्थी वाला होता जा रहा है, जिसमें सिर्फ स्वार्थ है, तो उसको थोड़ा कम करना है। हमें अपने जो मूल्यों को, वैल्यूज, जो पहले हमारे वैल्यू सिस्टम थे, उसको वापस हमें इस समाज में फिर से हमें लाने की जरूरत है, ताकि बुजुर्ग की जो अहमियत है उसको हम समझ सकें, उनकी वैल्यू को हम समझ सकें। तो कहते हैं कि जिस घर में बुजुर्ग के पैर और हाथ सर पे ना हो, घर में पैर ना हो और सर पे हाथ ना हो, वो घर नहीं होता है। तो हमें बुजुर्गों की बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कुछ और सवाल पूछने हैं तो हमारे नंबर और हमारी ईमेल आईडी है, आप उस पर लिखकर सवाल पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है। धन्यवाद हमारे इस शो में हमें बुलाने के लिए और इस अहम मुद्दे पे, जो सामाजिक मुद्दा है, इस पर चर्चा के लिए। हम आगे भी इसी तरह की सामाजिक मुद्दों की चर्चा करेंगे अपने कार्यक्रम द न्यूज यू नीड। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।